हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती क्या है? मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती क्या है? जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, मतलब कि जो भी हमारी सोचने की प्रक्रिया है, उस सोचने की प्रक्रिया को या फिर अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें, व्यवस्थित कैसे करें और उनका मूल्यांकन कैसे करें, उसको इवैल्यूएट कैसे करें, इसी स्किल को मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? अपनी थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना और इवैल्यूएट कर पाने की स्किल को ही मेटाकॉग्निटिव स्किल कहते हैं। या फिर कोई भी चीज हम चाहे जानते हो या फिर नहीं जानते हो, दोनों ही केसेस में अगर हमको कोई चीज अगर सीखनी है तो उसको सीखें कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर ही ये मेटाकॉग्निटिव स्किल है। इसके अलावा जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है वो 3 टाइप की होती है। टाइप मतलब इसमें 3 फेजेस होते हैं। इन फेजेस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी एज में आती है। मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप होना कब स्टार्ट करती है? मतलब कि मेटाकॉग्निटिव स्किल का सबसे पहले डेवलपमेंट कब होता है? ये होता है हमारा चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है वो ग्रो और इवॉल्व कब होती हैं? ये होती है हमारी टीन एज में। और जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं ये बाद में जब एडल्टहुड आता है तो एडल्टहुड के टाइम में ये एजुकेशनल से प्रोफेशनल में ये ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या है? ऐसी थॉट प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइज और इवेलुएट कर सकें, इस स्किल को ही मेटाकॉग्निटिव स्किल कहते हैं। इसके अलावा किसी नॉलेज के बारे में हमें पता है या फिर नहीं पता है, अगर उसको जानना है तो उसके ऊपर काम कैसे करना है, ये पता होना मेटाकॉग्निटिव स्किल से आता है। इसके अलावा जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप कब होती हैं? चाइल्डहुड में होती हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल ग्रो और इवॉल्व कब होती हैं? टीन एज में होती हैं। और ये बाद में एडल्टहुड में एजुकेशनल से प्रोफेशनल में ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, इसके अलावा समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं, मतलब कि इसके फेजेस कितने होते हैं। टोटल 3 फेजेस होते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल के। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। 3 फेजेस होते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल के। फर्स्ट फेज में हमारा आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले सीखना क्या है इसके बारे में विचार करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि सीखना क्या है। इसके अलावा सीखना कैसे है इसके बारे में सोचते हैं। फिर सीखना कैसे है, इसके बाद कितने टाइम फ्रेम में जो भी हमने कॉम्प्रिहेंशन बनाया है, मतलब जो भी हमने सोचा है कि हमें कंप्लीट करना है या फिर सीखना है, वो कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लेना है, इसको प्लानिंग कहते हैं। और एक चीज और, जो चीज सीखना है उस पर फोकस कैसे करना है, इस चीज को हमको कहाँ से पता चलता है? जो मेटाकॉग्निटिव स्किल का फर्स्ट फेज है प्लानिंग, वहां से। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। ये सेकेंड फेज है मेटाकॉग्निटिव स्किल का, मॉनिटरिंग। ये जब तक लर्निंग होती है, थ्रू आउट लर्निंग ये प्रोसेस, मॉनिटरिंग की प्रोसेस चलती है। इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी सब्जेक्ट की जो डिफिकल्टी है, सब्जेक्ट डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि उस चीज में हमको अपनी जो सीखने की स्पीड है उसको स्लो करना है या फिर फास्ट करना है, ये मॉनिटरिंग में आता है। इसके अलावा देखते हैं कि
हम किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो सीखने के लिए अगर किसी चीज की हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मतलब क्या हमको अदर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये आता है मॉनिटरिंग में। फिर लास्ट फेज हमारा इसमें आता है इवैल्यूएशन। लास्ट फेज क्या है, इवैल्यूएशन है। इसमें क्या है, जो कुछ भी हमने मॉनिटरिंग के दौरान किया है उसी को इवैल्यूएशन में रखते हैं। मतलब कि मॉनिटरिंग के दौरान किन किन चीजों में हमको डिफिकल्टी आई सीखने में, इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमको अपनी कैपेबिलिटीज पता चलती हैं। हमको अपनी कैपेबिलिटीज पता चलती हैं कि मॉनिटरिंग के दौरान ऐसी कौन कौन से फेजेस आए थे, ऐसा कौन कौन सा पॉइंट आया था जहां पे हमको ये चीज सीखने में दिक्कत हुई थी, या फिर इस चीज को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था, या फिर किसी भी चीज को अगर कोई ज्ञान हमारा है तो बाकी की कौन सी एरियाज में उस चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, इवैल्यूएशन में आती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया प्लानिंग, सेकेंड हो गया मॉनिटरिंग और थर्ड हो गया इवैल्यूएशन। ये 3 फेजेस होती हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। प्लानिंग होती है, मॉनिटरिंग भी होती है, इवेलुएटिंग भी होती है, पैसिवली इमिटेटिंग ये वाला नहीं होता है। मतलब लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योजना भी संज्ञानात्मक कौशल में आती है, पर्यवेक्षण मॉनिटरिंग भी आती है, मूल्यांकन भी आता है, निष्क्रिय अनुकरण ये नहीं आता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशंस इज करेक्ट। सबसे पहले इमोशन और कॉग्निशन को थोड़ा समझ लेते हैं। जो इमोशन है वो एक तरीके का मेंटल स्टेट होता है, माइंड का एक स्टेट होता है इमोशन, जिसमें कि एंगर, लव, फियर एटसेट्रा ये सारी चीजें आती हैं। और जो कॉग्निशन होता है वो हमारा होता है जो नॉलेज एक्वायर करने की प्रोसेस है, नॉलेज प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, और जो अपने अनुभवों मतलब एक्सपीरियंसेस और सेंसेस के आधार पे की जाती है। नॉलेज क्या है, नॉलेज जब अपने एक्सपीरियंसेस अनुभवों और इंद्रियों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को कॉग्निशन बोलते हैं। इसमें जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो है ये सारे कॉग्निशन में ही आते हैं। और इमोशन में एंगर, लव, फियर, तो ये एक तरीके का मेंटल स्टेट होता है माइंड का। तो ये हो गया हमारा इमोशन, ये हो गया हमारा कॉग्निशन। अब जैसे कंफ्यूजन ये होती है कि इमोशन और कॉग्निशन ये दोनों यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ जो इमोशन है वो कॉग्निशन को इफेक्ट करता है, या फिर जो कॉग्निशन है वो इमोशन को इफेक्ट करता है। इसमें से कोई एक चीज होगी तब उसको यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। लेकिन इमोशन और कॉग्निशन ये दोनों इक्वली एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से जो इमोशन और कॉग्निशन के बीच का रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे कि वो बाई डायरेक्शनल है। क्या है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, ठीक। जो कॉग्निशन होता है वो लैंग्वेज और इमोशन दोनों पे ही डिपेंड करता है। लैंग्वेज, इमोशन दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एक चीज और रिलेशनशिप समझ लीजिए इमोशन और कॉग्निशन में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सिचुएशन है या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन है, वहां पे इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज है, हमको उसका सोल्यूशन निकालना है, तो किसी भी पर्सन की उस टाइम में जैसा मेंटल स्टेट होगा, जैसा उसका मूड होगा, उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो भी सोल्यूशंस होंगे वो उसी पे इफेक्ट करेंगे जैसा उसका मूड होगा। मूड के ही आधार पर वो अपना जो भी सोल्यूशन है वो बताएगा। तो ये चीज हमारी सोशल और नॉन सोशल दोनों ही चीजों को इफेक्ट करती है।
तो ये क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट। पहला है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न आर नॉट रिलेटेड, गलत है। इंटरेस्ट क्या हो गया, एक तरीके का इमोशन हो गया, और क्यूरियोसिटी क्या हो गई, एक तरीके का कॉग्निशन हो गया। सॉरी, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी ये दोनों ही एक तरीके का इमोशन हो गया, और लर्न करना ये एक तरीके का कॉग्निशन हो गया। तो कहा है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग, ये ऑप्शन भी गलत है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड, ये हमारा राइट आंसर होगा। मतलब अधिगम, ये ऑप्शन गलत है। अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, ये भी गलत है। जानकारी ग्रहण करने की कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड टू लर्न अ टीचर शुड प्रमोट। मतलब कि अगर किसी विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करना है, अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो उसके लिए अध्यापक को क्या चीज समुन्नत करनी चाहिए, मतलब क्या चीज प्रमोट करनी चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि निपुणता उन्मुखी उद्देश्य को प्रमोट करा करके एक टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकता है। अब दो तरीके के गोल ओरिएंटेड, टू टाइप्स के गोल ओरिएंटेशन होते हैं, गोल ओरिएंटेशन होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा मास्टरी ओरिएंटेड और दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे जो कुछ भी उनकी अपनी नॉलेज है, जो कुछ भी अपनी उनकी कंपिटेंस है, उस चीज को और कैसे बढ़ाया जाए, उस चीज पे फोकस कैसे किया जाए, उसको और कैसे अच्छे से सीखा जाए, उस पे मास्टरी कैसे लाई जाए, इस चीज की जो डिजायर होती है वो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के अंदर आती है। और परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो भी नॉलेज है या जो भी हमारा स्मार्ट वर्क है या कुछ भी, अगर उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें, दूसरों के सामने अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो इस चीज की जो डिजायर होगी अपनी स्किल्स का या हर चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, तो इस चीज की डिजायर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स में आएगी। और अपना कुछ भी हो, स्किल हो, उसको सीखना है, जो अपनी क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना हो, कंपिटेंसीज को बढ़ाना हो, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना हो, लर्निंग को बढ़ाना हो, तो इस चीज की जो डिजायर है वो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के अंदर आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। तो इस तरीके से क्या होगा, लर्निंग उनके अंदर और ज्यादा कैसे वो अपने आप को लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्किल्स में, लर्निंग स्किल्स में किस तरीके से और अच्छे से वो परफॉर्म कर सकें, और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, और उसमें कैसे मास्टरी पा सकें, इन सब चीजों के लिए मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के लिए अगर प्रमोट करेगा टीचर, तो बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे लर्निंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स चिल्ड्रन सक्सेस इन स्कूल। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, या फिर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, या फिर रिजिड करिकुलम, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, लचीली समय सारणी, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या फिर कठोर पाठ्यचर्या, या फिर अधिगम हेतु मूल्यांकन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न करने का कारक बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, रिजिड करिकुलम। क्योंकि जो रिजिड करिकुलम होता है, कठोर पाठ्यचर्या होती है, उसमें बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। बच्चे उसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ सकते हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से उनका लास्ट में जाकर के स्कोर कम होता है, उनमें स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स आती हैं। तो ये क्या करता है, बच्चों की सफलता में एक रुकावट उत्पन्न करने का कारक बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजिड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा,
असर्शन और रीजन का है। While teaching a concept, it is important to connect the content with everyday life of students. किसी अवधारणा को समझाते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। बिल्कुल, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर टीचर उनकी जो आसपास की चीजें हैं या जो बच्चे रोज जिन चीजों को करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उस चीज से संबंधित उनको एग्जाम्पल दिया जाएगा या उस चीज से संबंधित उस चीज को अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा तो बच्चे उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो इस वजह से बिल्कुल अगर टीचर को कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसको जरूरी क्या है उसके लिए कि जो उसकी स्टूडेंट की एवरीडे लाइफ है उससे वो उसको अपने कंटेंट को कनेक्ट करे। इससे बच्चे उस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। रीजन क्या दिया है, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड डन थ्रू रोट मेमोराइजेशन। तो जो हम ये कर रहे हैं कि एवरीडे लाइफ से स्टूडेंट्स को कनेक्ट करा रहे हैं कंटेंट पढ़ाने के लिए, तो क्या ये रोट मेमोराइजेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा रोट मेमोराइजेशन वाला जो रीजन दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।